इसके बारे में पढ़ा था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में हमने कल पढ़ा। आज हम जो अपने प्रत्यक्ष पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का स्रोत है ज्वालामुखी, उसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे भाई, ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी से पहले हमने भूकंप के बारे में पढ़ लिया, पढ़ा था ना बेटा? भूकंप समझ में आया था? भूकंप वाला भाई आवाज अपना जवाब दीजिए, आया था? ये सर आ गया था। भूकंप से रिलेटेड एक आधा टॉपिक है, जैसे मान लो कि भूकंप आ रहा है साहब, और भूकंप आने का संकेत हमें कैसे मिलता है? तो एक गैस है बेटा, रेडोन। ये रेडोन गैस है, वो भूकंप आने से पहले वातावरण में आ जाती है, और इस रेडोन गैस से हम अनुमान लगा पाते हैं कि इस प्रदेश में क्या आने वाला है, भूकंप आने वाला है। इसके अलावा भूकंप से हम जुड़े हुए साक्ष्यों की बात करें तो जो 50 किलोमीटर से ऊपर वाले क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं वो आपके हल्के भूकंप होते हैं। 50 से 200-250 तक जिनका क्षेत्र होता है वो आपके मध्यम भूकंप होते हैं। लेकिन जिन भूकंपों का क्षेत्र 700 मीटर की गहराई तक होता है वो गहरे भूकंप होते हैं, जो अलग अलग रूप में क्या करते हैं, विनाश करते हैं। बताइए भूकंप की सबसे विनाशकारी लहरें कौन सी है, तरंगे कौन सी है? प्रश्न है आपके सामने, भूकंप की विनाशकारी तरंगे। एल तरंग। हाँ, एल तरंग बेटा, एल तरंग। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के संदर्भ में हालांकि मैंने बता दिया था आपको कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा होता है वो एक निकास नली के माध्यम से क्या होता है, बाहर आता है। इस निकास नली को हम ज्वालामुखी निकास नली भी कह सकते हैं, और जहां से लावा बाहर निकलता है उस छिद्र को हम बोलते हैं बेटा क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। जहां से लावा निकलता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, और इससे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में तो ज्वालामुखी है वो उपनलियों के माध्यम से भी निकलता है। उपनलियों के माध्यम से भी ज्वालामुखी उद्गार बाहर आता है। और ज्वालामुखी से जो उद्गार निकलता है उस उद्गार को हम ज्वालामुखी के उद्गार को, जब वह उद्गार धरातल पर नहीं आता है, ये मान लो ये धरातल है और उद्गार आंतरिक भाग तक ही रह रहा है, उसको हम कहेंगे बेटा मेग्मा। क्या कहेंगे? मेग्मा। और जब उद्गार बाहर आ जाता है, जब उद्गार बाहर आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लावा। ध्यान रखना, जब ज्वालामुखी उद्गार यानी ज्वालामुखी पदार्थ पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भाग तक ही है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, मैग्मा कहेंगे। जब ये पदार्थ ज्वालामुखी जो उद्गार है उसका पदार्थ आपकी भूपर पट्टी से बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। तो यहाँ पे आपके मैग्मा और लावे में अंतर है। लावा जो होता है पदार्थ तो वही होता है, लेकिन धरातल के जब बाहर आ जाता है तो क्या कहलाएगा बेटा, लावा कहलाएगा। और जब आंतरिक भाग में होता है तो क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। समझ में आई बात मेरी? निकास नली के माध्यम से लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, क्रेटर के द्वारा यह बाहर आता है। और ये वो ध्यान रखना कि लावा किस कंडीशन में आता है, किस स्थिति में लावा
या मैग्मा है बाहर आने की कोशिश करता है। ये स्थिति आपको पता होना चाहिए कि जब ताप और दाब में अंतर जाए, ताप और दाब में अंतर आ जाए तब ये लावा है, ये आंतरिक भाग का जो लावा है या सॉरी मैग्मा है या आंतरिक भाग का उद्गारित पदार्थ है, बाहर आने की कोशिश करता है। अगर मान लो दाब में अंतर नहीं आया तो किसी प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, किसी प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया? एक आपके आया था ज्वालामुखी जन्य भूकंप, ज्वालामुखी जन्य भूकंप, समझना इस चीज को। ज्वालामुखी जन्य भूकंप मैंने एक प्रकार से बताया कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पदार्थ बाहर आता है तो भयंकर विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, उसको हम ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहते हैं। एक और है कि हमारी जो बाहरी जो हमारी चट्टानी ऊपर पट्टी है और आंतरिक भाग से ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, लेकिन लावा इस परपट्टी से क्या है, अधिक प्रभावशाली नहीं है। इस कारण से लावा केवल दबाव लगाता है और बाहर नहीं निकल पाता। इस कारण से भी इस भाग पे क्या आता है, कंपन होता है। उसको भी हम क्या कहते हैं बेटा, ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहते हैं। उद्गारित पदार्थ है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा, कुछ फोल्ड कर देता है, या तो क्या कर देगा, फोल्ड कर देगा, या फोल्ड नहीं करेगा तो कुछ कंपन करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहते हैं। अब भूकंप जो है उनको उद्गार के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। आपकी बुक में हालांकि नहीं है, लेकिन आपको पहले जो क्लासें हैं उनमें पढ़ाया गया होगा कि ज्वालामुखी है उसको हम उद्गार की अवधि के आधार पर 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है बेटा सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त और एक होता है सुप्त। सक्रिय, सुषुप्त और सुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जिसमें प्राय उद्गार होता ही रहता है, जिसमें प्राय उद्गार होता ही रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी वह होता है जिसमें एक बार उद्गार हो गया, एक बार उद्गार होने के बाद कई वर्षों तक, कई बार तो ऐसा होता है 100 वर्षों तक उद्गार नहीं होता, फिर पुनः उद्गार हो जाता है, फिर कई वर्षों के बाद पुनः उद्गार हो जाता है। तो ऐसे उद्गारित ज्वालामुखी कहलाते हैं सुषुप्त, सो करके जाते हैं। सुप्त यानी एक बार उद्गार हो गया और भी बाद में कभी नहीं हुआ, अभी तक हुआ ही नहीं, काफी वर्ष हो गए, संभावना भी नहीं बताई जाती है, तो वो होते बैठा सुप्त ज्वालामुखी। समझ में आ गया, सक्रिय, सुषुप्त और सुप्त ज्वालामुखी। सर सक्रिय कौन सा होता है? क्या सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है? सक्रिय तो बेटा वो होता है जो लगातार ज्वालामुखी उद्गार जिससे होते ही रहते हैं, जिससे लगातार क्या होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं बेटा, सक्रिय। ठीक है, अब आप सक्रिय ज्वालामुखी कुछ उदाहरण लिख सकते हो। उदाहरणों में जैसे एक उदाहरण तो है आपका इंडोनेशिया, उदाहरण लिख लो सक्रिय ज्वालामुखी के एक दो। इंडोनेशिया का सिनाबुग ज्वालामुखी, माउंट सिनाबुग कहाँ का है, इंडोनेशिया, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अलावा आपके एक नाम आता है कोलिमा, कोलिमा ज्वालामुखी, पश्चिमी मैक्सिको का है। ये मैं वो ज्वालामुखी बता रहा हूं जिनके उद्गार 2015 में सक्रिय थे, 2015 तक क्या है, सक्रिय है। तो
सक्रिय ज्वालामुखी में आपके माउंट सिनाबुक आ गया, कोलिमा जो 2015 के अंदर आए थे। वैसे देखें तो और ज्वालामुखी है जैसे जो पहले से ही विश्व के प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखियों में रहे हैं। नाम है आपका एटना ज्वालामुखी इटली का, लिख लीजिए एटना ज्वालामुखी इटली। सर ये का है, क्या बेटा? ये भी इसी का है। हाँ, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो पहले से चले आ रहे हैं ना। ठीक है। एक है आपके यहीं पर भूमध्य सागर में ही सिसिली का एक लिपारी द्वीप है, लिपारी द्वीप है भूमध्य सागर का। कौन सा द्वीप है बेटा? लिपारी द्वीप है। और इसका ज्वालामुखी जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। क्या नाम है? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो लगभग सक्रिय है। तो इस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कौन से की बात कर रहा हूं मैं? लिपारी है द्वीप, लिपारी द्वीप है, उसका ज्वालामुखी का नाम क्या है? स्ट्रोम्बोली। इस स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का कहते हैं प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है। तो क्यों कहते हैं? भूमध्य सागर का ये बेटा ये भी। और ये इटली भी कौन सी जगह है? वो इटली भी भूमध्य सागर में ही है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्या बेटा? क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा इसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो लाइटिंग होती रहती है। बस जब लावा बाहर निकलेगा तो ये चमकता ही रहेगा ना, उसकी वजह से, मतलब प्रकाश रहेगा इसकी वजह से। उद्गार में क्या होगा? राख, ज्वलंत पदार्थ, गैसें ये बाहर निकलती है, तो आप देखना वो अंधेरे में आपको चमकता हुआ दिखाई देगा लाइट की जैसे। तो इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कौन से ज्वालामुखी को? आपके स्ट्रोम्बोली। ठीक है। कौन से को कहा जाता है बेटा? स्ट्रोम्बोली को। स्टैम्बो। ठीक है। अब सुसुप्त ज्वालामुखी में कुछ उदाहरण बता रहा हूं मैं। सुसुप्त ज्वालामुखी में आपके जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है। कौन सा भाई? जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ठीक है। अब सुप्त ज्वालामुखी जो है वो मृत ज्वालामुखी है। ठीक है। मृत के भी एक दो उदाहरण लिख लीजिए। मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी में जो उदाहरण है वो है म्यांमार का एक नाम, अभी हमने म्यांमार का पढ़ा था, माउंट, सॉरी म्यांमार का नाम आया था अभी। इसमें है म्यांमार का पोपा और ईरान का देवबंद। एक तो पोपा आया था, माउंट पोपा है बेटा ये, माउंट पोपा। एक इंडोनेशिया का नाम पढ़ा था हमने, अभी नाम लिखवाया इंडोनेशिया का। वो कौन सा ज्वालामुखी था? सक्रिय। ठीक है। तो म्यांमार का कौन सा? माउंट पोपा ज्वालामुखी। कौन सा भाई? माउंट पोपा ज्वालामुखी। और इसके अलावा ईरान का देवबंद, ईरान का देवबंद। ये क्या है? आपकी प्रसिद्ध सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? मृत ज्वालामुखी। सुप्त या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। भाई ये क्या बोल रहा है संजय गुजर? बेटा क्या पूछ रहा है संजय गुजर? बता बेटा, संजय गुजर कुछ पूछ रहा है क्या? देखिए ये ईरान का देवबंद है, और देवबंद के अलावा एक और नाम आता है इसका,
एक नाम और है कोहे सुल्तान। कोहे सुल्तान, तो म्यांमार का माउंट पोपा, ईरान का देमबंद और कोहे सुल्तान, ये क्या है बेटा, आपके सुप्त या मृत ज्वालामुखी है। मृत का मतलब है एक बार उद्गारित हुए और बाद में कभी उद्गारित ही नहीं हुए। सुप्त का मतलब एक बार उद्गारित हुए बाद में सो गए, फिर जागे ही नहीं। तो माउंट पोपा और देवबंद और कोहे सुल्तान ये प्रमुख क्या है, ज्वालामुखियों के उदाहरण है। अब हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं। कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो यहाँ ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर निकलते हैं, एक का नाम तो है बम। बम जानते हो, अरे बम, एक तो पटाखा छोटा, एक होता है बम। बम यानी मोटा मोटा, यानी बड़े बड़े खंड, बड़े 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 खंड बाहर निकलते हैं ज्वालामुखी से, बड़े बड़े टुकड़े बाहर निकलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम बम कहते हैं। तो ज्वालामुखी से एक पदार्थ तो क्या निकलता है, बम। मतलब जो पदार्थ निकलता है ज्वालामुखी से, क्या क्या निकलता है, ज्वालामुखी से जल निकलता है, ज्वालामुखी से राख निकलती है, ठीक है। ज्वालामुखी से कई जो आपके खनिज हैं, खनिज पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। ये हमारे ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं। लेकिन निकलने के जो इनकी आकृतियां है, उन आकृतियों के आधार पे एक को तो बांटा क्या, बम, एक तो क्या बांटा, बम, और एक है आपका लेपिली। लेपिली है, उसको बोले तो मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान है। ज्वालामुखी उद्गारित पदार्थ बाहर आता है, उस मटर के दाने के समान के जो पदार्थ निकलते हैं उन्हें बोलते हैं लेपिली। क्या बोलते हैं बेटा, लेपिली कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेपिली। और एक होता है बेटा प्यूमिस। कौन सा, प्यूमिस। प्यूमिस ज्वालामुखी से निकलने वाला ऐसा पदार्थ होता है जिसका आयतन है वो जल से भी क्या है, कम है। जिसका जो भार है वो जल से भी क्या है, कम है। तो ये क्या है, जल से भी कम है भार, जल से भी जिसका भार कम है। तो बताओ क्या करेगा, ये जल पे तैरेगा, जल पे तैरता है। तो फ्यूमिस, इस प्रकार के कण बाहर निकलते हैं जिनका भार है वो जल से भी कम है। तो वो पत्थर है, वो क्या करेंगे, जल के ऊपर तैरेंगे। यानी मतलब जिनका द्रव्यमान है वो जल से भी क्या है, कम पाया जाता है, इस कारण से वो क्या है, जल पर तैरेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक पदार्थ और निकल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो पदार्थ है उसको बोलते हैं पाइरोक्लास। क्या बोलते हैं, पाइरोक्लाट। ये पाइरोक्लाट होता क्या है, ये पाइरोक्लास होता है कि जब हमारे ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार में बड़े बड़े खंड, बड़े बड़े टुकड़े, यानी ये तो बड़े बड़े खंड है लेकिन चट्टानी खंड बाहर आते हैं। चट्टानी खंडों का रूप क्या है, बाहर आता है। और ये चट्टानी खंड है वो क्या होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो सबसे नीचे ये उस क्षेत्र में चट्टानी खंड ही जमा होते हैं, बाहर नहीं आते। ये उससे सबसे नीचे जो भाग है उसमें कौन से खंड जमा हो जाते हैं, चट्टानी खंड जमा होते हैं, इसको हम पाइरोक्लास कहते हैं। क्या बोलते हैं, पाइरोक्लास कहते हैं। इसके अलावा आपको पता है क्या निकलता है, लावा। लावा में जल भी आता है, राख भी आता है, खनिज पदार्थ भी आता है। लावा चिपचिपा भी होता है, लावा तरल भी होता है, लावा गाढ़ा भी होता है। लावे की रूपरेखा उसमें मिले हुए पदार्थों पर निर्भर करती है। लावा जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लावा बहुत गर्म भी होता है, बहुत तरल भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पदार्थ है वो ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं। बेटा मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि जो पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं ये पदार्थ ही ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियों के कारण बनते हैं।
ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियों के कारण बनते हैं। ये बड़े बड़े खंड होते हैं, टुकड़े मटर के दाने के समान, जिनका भार जल से भी कम हो तो जल पे तैरगी। और पाइरोक्लास्ट क्या होता है, ये आपके ज्वालामुखी से निकलने वाले चट्टानी खंड हैं। अक्सर ज्वालामुखी जहां पे स्थलाकृतियां बनाता है उन्हीं स्थलाकृतियों में ये पाइरोक्लास्ट है, पाइरोक्लास्ट है वो सबसे नीचे रहते हैं। पाइरोक्लास्ट क्या है, पाइरोक्लास्ट है वो सबसे नीचे रहते हैं। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई क्या? यस सर। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों के बारे में आपने समझा कि एक तो ज्वालामुखी बम निकलता है, एक लेपिल निकल रहा है, एक प्यूमिस जिसके चट्टानी टुकड़े होते हैं उनका घनत्व क्या होता है बेटा, प्यूमिस में जल से भी कम होता है। क्या होता है, जल से भी कम होता है। और धूल, राख, जल, ये तो निकलते ही निकलते हैं। एक जो आपके लावा का जो भाग है वो निकलता है, लावे के अंदर ये सब कुछ जो पदार्थ मिले होते हैं। एक पाइरोक्लास्ट होता है, वो बड़े बड़े चट्टानी खंड होते हैं जो किसमें निकलते हैं, ज्वालामुखी में निकलते हैं। अब बात आती है साहब कि ज्वालामुखी जो उद्गार हो रहा है, इस ज्वालामुखी उद्गार से एक तो आपके आता है लावा, ज्वालामुखी उद्गार से एक तो आता है लावा, और एक अभी हमने बात की मैग्मा। तो लावा और मैग्मा दोनों ज्वालामुखी उद्गार से बाहर आते हैं और कुछ अंदर जमा होता है, ये अंदर और ये बाहर। तो ये लावा और मैग्मा है, जहां जमते हैं अंदर मैग्मा जम रहा है और बाहर क्या जम रहा है बेटा, लावा। ये दोनों ही अपने जमाव के कारण कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। और ये स्थलाकृतियां होती है, ध्यान से समझना, ये स्थलाकृतियां है, इनको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो बाह्य स्थलाकृतियां, एक आंतरिक स्थलाकृतियां। एक तो बाह्य स्थलाकृतियां और एक आंतरिक स्थलाकृतियां, बाह्य और आंतरिक। सबसे पहले हम बाह्य स्थलाकृतियों में देखें तो बाह्य स्थलाकृतियों में एक नाम आता है बेटा शिल्ड ज्वालामुखी। ध्यान से समझना, शिल्ड ज्वालामुखी ज्वालामुखी के लावे से निर्मित स्थलाकृति होती है। इस शिल्ड ज्वालामुखी में हम बात करें तो एक नाम आता है बेटा आपके बेसाल्ट प्रवाह है, बेसाल्ट प्रवाह। बेसाल्ट प्रवाह का मतलब है जो ज्वालामुखी है वो दो प्रकार के होते हैं उद्गार के आधार पर। एक तो होता है बेटा केंद्रीय आधारित, ये देखो कई चीजें बुक में नहीं है और माइंड से भी आउट हो जाती है, केंद्रीय उद्गार वाले, और एक होता है बेटा दरारी उद्गार वाले। दो प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, एक तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और एक दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी वो होते हैं बेटा जिसमें क्रेटर के माध्यम से क्या हो, ज्वालामुखी का लावा है वो बाहर आए। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी वो होते हैं जिसमें एक भ्रंश के माध्यम से ज्वालामुखी का उद्गार है वो बाहर आए। एक भ्रंश के माध्यम से पूरी दरार है और दरार के माध्यम से ज्वालामुखी क्या है, उद्गार बाहर हो रहा है। और एक क्या है, केंद्र है, एक छिद्र है, निकास नली, उसके माध्यम से क्या है, बाहर हो रहा है। तो छिद्र से बाहर हो रहा है उसको केंद्रीय ज्वालामुखी, और जो दरार से बाहर निकल रहा है उसको दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। बेसाल्ट प्रवाह दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी में ही एक रूप है जिसके द्वारा इसका जो लावा निकलता है वो लावा बहुत ही तरल होता है, बहुत ही तरल होता है। इसमें भी जो लावा निकलता है वो भी क्या होता है, तरल होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर जो उद्गार केंद्रीय उद्गार के रूप में होता है, उस केंद्रीय उद्गार में जो ज्वालामुखी है उसका लावा बहुत ही तरल है, और ये क्या होता है, तरल लावा फैल जाता है। फैलने से इसमें क्या है, ढाल नहीं रहता है, ढाल नहीं रहता या ढाल कम रहता है। ऐसा ज्वालामुखी जन्य स्थल रूप जिसमें जो लावा है वो कौन सी अवस्था में आता है बेटा, तरल अवस्था में आता है। और उसमें लावा आते ही लावा क्या होता है, फैल जाता है, तरल होता है।
तो यहाँ पे क्या नहीं रहता, ढाल ज्यादा नहीं रहता है। फिर ये लावा केंद्रीय ज्वालामुखी का उदाहरण है क्या? क्या, ये केंद्रीय ज्वालामुखी का उदाहरण है क्या? हाँ ये केंद्रीय ज्वालामुखी का उदाहरण है ये वाला शिल्ड वाला, ठीक है। और इसमें जो ज्वालामुखी जो शिल्ड ज्वालामुखी है ना ये वाला, इसका भी सर्वोत्तम उदाहरण विश्व में देखें तो हवाई द्वीप, हवाई द्वीप आपका प्रशांत महासागर में द्वीप है, ठीक है। हवाई द्वीप, इस हवाई द्वीप पे जो हवाई ज्वालामुखी है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जो केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी है। कैसा है, केंद्रीय उद्गार वाला। और ज्वालामुखी में दरारी उद्गार का है ना, हम पढ़ेंगे मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक, ठीक है। और इसमें तो क्या होता है, बेसाल्ट में दोनों प्रकार के होते हैं, ज्यादातर दरारी भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। और इसमें जो लावा होता है वो क्या होता है, तरल होता है भाई। जहां गाढ़ा लावा होता है ना, वो निकलते ही क्या होगा, जमा हो जाएगा, और पदार्थ जो जमा होगा उसके कारण आपकी शिलाकृति उबड़ खाबड़ बनेगी। लेकिन जब लावा क्या होता है, तरल होगा, पानी बाहर निकला और फैल गया, काफी दूर तक फैला है, तो इसमें क्या है, लावा तरल है जो बाहर तक फैल जाता है। इसमें और इसमें अंतर थोड़ा सा है कि इसमें लावा कई किलोमीटर दूर तक फैल जाता है, कई किलोमीटर दूर तक फैलता है, जिससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। और इसमें लावा कम दूरी तक फैलता है, इसमें लावा कम दूरी तक फैलता है, और इसमें लावा काफी दूर तक फैलता है। अब इसका उदाहरण सर्वोत्तम है हमारे दक्षिण में दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र का पठार है, ये किसका उदाहरण है, बेसाल्ट ज्वालामुखी का, बेसाल्ट प्रवाह का, बेटा बेसाल्ट में। हमारा दक्कन का पठार है वो किसका उदाहरण है, बेसाल्ट प्रवाह का। किसका है, बेसाल्ट प्रवाह का। सिल्ट ज्वालामुखी का उदाहरण है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा है बेटा, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। तो इसमें ढाल तीव्र नहीं होता, इसमें भी ढाल तीव्र नहीं होता है। समझ में आ गई की बात, ठीक है। अब इसमें जो वेन होती है, नलिका होती है, उसमें कभी कभी लावा रह जाता है, तो कभी कभी इसमें विस्फोट हो जाता है। नलिकाओं में होता ही है, कभी कभी क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। तो शिल्ट ज्वालामुखी ज्वालामुखी का वह रूप है जिसमें लावा तरल अवस्था में निकलता है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर ये लावा है वो जहां जमता है वहां ढाल ज्यादा नहीं होता है। कभी कभी वेन में ज्वालामुखी पदार्थ निकल जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, क्यों पतला होता है सारा बार आता है, तो कभी कभी रुक जाता है, तो यहाँ पे विस्फोट भी हो जाता है। और इसके अलावा लावा जम गया, और लावा जमने के बाद इस क्रेटर के पास भी क्या होता है, लावा जम जाता है इस प्रकार से, ठीक है। क्रेटर के पास भी क्या होता है बेटा, लावा जम जाता है, तो एक शंकुनुमा आकृति बन जाती है। कैसी बन जाती है बेटा, शंकुनुमा आकृति बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिंडर शंकु। क्या नाम देते हैं, सिंडर शंकु। तो सिल्ड ज्वालामुखी के निर्माण के दौरान आपके सिंडर शंकुओं का निर्माण भी होता है। सिंडर शंकु क्या होता है बेटा, उद्गार हो रहा है, पदार्थ चला गया, और जैसे ही ढाल रहा तो पदार्थ के ऊपर ही, मतलब क्रेटर के ऊपर ही लावे का क्या हो गया, जमाव हो गया। किस रूप में हुआ, एक शंकु रूप में, एक कोण रूप में हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंडर शंकु। क्या कहेंगे बेटा, सिंडर शंकु। समझ में आएगा। निकास नली के ऊपर ही या निकास नली के समीप ही लावे का जमाव शंकु रूप में होता है, हम उसे सिंडर शंकु कहते हैं। बताओ समझ में आएगा, आ गया क्या समझ में? यस सर। यस सर। देखो, सिल्ड ज्वालामुखी ज्वालामुखी का एक रूप है जिसमें लावा है वो कैसा होता है, तरल होता है और फैल जाता है, और ढाल इसका नहीं होता है। लावे का एक भाग है जो निकास नली के ऊपर शंकु नुमा रूप में जमा हो जाता है, जिसे हम सिंडर शंकु कहते हैं, जिसका उदाहरण हवाई तुल्य ज्वालामुखी है। बेसाल्ट प्रवाह एक ऐसा प्रवाह है जिसमें लावा तरल होता है, और दरारी उद्गार के माध्यम से लावा है वो कई किलोमीटर दूर तक फैल जाता है और जमा हो जाता है, जिसके कारण आपके पठारों का निर्माण होता है।
और ये पठार का उदाहरण है, दक्षिण का पठार, महाराष्ट्र का पठार, ये किसके उदाहरण है? आपके बेसाल्ट प्रवाह के। बताओ समझ में आ गया क्या? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। अब इसमें जो बाकी स्थलाकृतियां बची है वो बाकी स्थलाकृतियां कल पढ़ेंगे, ठीक है। अपने पास में टाइम है वो तो कम है, कल हम आंतरिक और बाह्य दोनों स्थलाकृतियां जो बची है वो पढ़ देंगे। समझ में आई? इतना समझ में आ गया कि जो मैंने आज पढ़ा है? यस सर। हाँ। बेसाल्ट प्रवाह है वो कई किलोमीटर दूर तक है, जमा हो जाता है। ओके, ठीक है बेटा। यस ओके सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।